स्टूडेंट, जब जब हमने अपनी अर्थ के क्रस्ट से या अपने पृथ्वी के ऊपरी सतह से कुछ न कुछ ढूंढना चाहा, तब कुछ न कुछ मिला है। अब उसी में आप देख लीजिए एटम। जब एटम डिस्कवर होना स्टार्ट हुआ, उसे हमने पीरियोडिक टेबल में सेट करना स्टार्ट किया। फिर उस पीरियोडिक टेबल में इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट हुआ। ये सब क्यों किया जा रहा था? क्योंकि इतने सारे एटम थे, उनकी स्टडी एक एक करके याद रखना और फिर उसका यूज करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट था। तो कहीं ना कहीं ये जानना ज़रूरी था, बहुत सारे एलिमेंट अगर कुछ एक जैसे दिख रहे हों तो उनको एक ग्रुप में कर दिया, एक जैसे कुछ रिएक्शन दे रहे हों तो उनको एक ग्रुप में कर दिया। तो इसी क्रम में एक चीज़ दिखाई दी कि बहुत सारे एलिमेंट में कुछ प्रॉपर्टी सेम होंगी और कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी। तो उस किसी न किसी एक प्रॉपर्टी के बेस पर हमने उसे मेटल नाम दिया। तो मेटल भी एक एटम होता है, और फिर नॉन मेटल नाम दिया, वो भी एक एटम होता है। मेटल और नॉन मेटल तो क्लास 6, 7, 8 से ही ये सुनते हुए आ रहे हैं, फिर भी इस क्लास में फिर क्या है तो उससे कुछ ज़्यादा होगा। एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट इसमें सीखेंगे और बहुत ही बेहतरीन, जिससे कि जितने भी रिएक्शन होते हैं हम लोगों को जो रटने होते हैं, तो रटना नहीं है यहाँ पे, केवल ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि मेटलिक कुछ प्रॉपर्टी बताने हैं और कुछ मेटल का अगर इस पर्टिकुलर एयर से रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, फिर वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक ना एक उसमें क्लू होगा जो कि मैं दूंगा आप लोगों को, बस उसको पॉइंट आउट करना है। दूसरी चीज़, एक चीज़ बता दूं, आप लोग बुक ओपन करके बैठिए। इसमें जितने भी हाइलाइटेड पॉइंट हैं मैंने हाईलाइट किए हैं, वो आपके नोट्स बनाने के काम आएंगे, और पेंसिल के लिए वहीं पर हाईलाइट कर लीजिए। सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका। जैसे अब बात करें अगर कि सबसे पहले हमारे सामने एटम आया, हमने उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले देख के ही तो सब कुछ करेंगे। देखेंगे कि वो हैवी है, चमकदार है, या उस पर हम बीट करते हैं, पीटते हैं तो आवाज़ कैसी आती है। इन सब की स्टडी हम लोग करते हैं, तो बिना रिएक्शन कराए, बिना कुछ चेंज किए। तो ये सब कुछ आता है फिजिकल प्रॉपर्टी में। जैसे अगर देखें, आप एक्टिविटी भी देखते हुए जाओ। जैसे एक्टिविटी 3.1 में यही कहा जा रहा है कि आयरन, कॉपर, इन सब का आप इन सब को कलेक्ट करिए, फिर सरफेस को क्लीन करिए, फिर उसको रब करिए, फिर एक पेपर पर उसको रखिए, फिर देखिए हम लोगों को क्या दिखाई देता है। तो इन सब एक्टिविटी के बाद देखेंगे कि मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट कैसा होता है, शाइनिंग सरफेस, चमकदार होता है। तो ये जो मेटल अगर चमकदार है, तो ये जो प्रॉपर्टी है कि मेटल शाइनिंग करता है, तो इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं लस्टर। ओके, तो बोला जाएगा लस्टर कौन सी प्रॉपर्टी है या किसकी प्रॉपर्टी है, तो मेटल की प्रॉपर्टी है। ओके, और सेकेंड, अगर एक्टिविटी 3.2 में भी यही करना है आपको। बहुत सारे जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, इन सब को कलेक्ट करके और इसे काट, थोड़ा सा बहुत चाकू से, नाइफ से, शार्प नाइफ से, आप देखो ना, दीज मेटल्स विद अ शार्प नाइफ से कट करना स्टार्ट करते हैं। अब वो आसानी से कट होते हैं या फिर नहीं होते हैं, इस बात पर डिपेंड करता है, और इसी के आधार पर कुछ ना कुछ हम लोग बताएंगे। तो देखते हैं कि क्या है। यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड। इसका मतलब नाइफ से जब कट करना स्टार्ट किया, कट नहीं हो रहा था सही से, या फिर ईजिली कट नहीं हो पा रहा है, तो क्या बोल देंगे, ये हार्ड होगा तभी तो नहीं हो पा रहा है। इसलिए मेटल्स आर जनरली हार्ड। तो हार्डनेस वेरी, और दूसरी चीज़, हार्डनेस भी एक मेटल से दूसरे मेटल में वेरी करता है। इसका मतलब कुछ मेटल होंगे जो नाइफ से कट हो सकते हैं, लेकिन सारे नहीं, ज़्यादातर मेटल्स नहीं। इसीलिए मेटल्स आर जनरली हार्ड बोला गया। कुछ ही मेटल ऐसे होंगे, जैसे आप देखोगे कि कुछ मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। कुछ मेटल्स पे हम लोग बीट कर रहे हैं, एक हैमर लेकर उस पर बीट करते हैं, तो एक शीट फॉर्म में एक तरीके से उसका एरिया एक्सपेंड हो रहा है बिना टूटे। अगर बिना टूटे एरिया एक्सपेंड हो रहा है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मेलेबिलिटी। ओके, लेकिन
क्या है कि डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। आपको पता होना चाहिए गोल्ड और सिल्वर बहुत ही सबसे बेस्ट मेलिएबल मेटल्स होते हैं, मतलब उसको आप पीटते जाओ पतली से पतली शीट में कन्वर्ट होती जाएगी। आप देखो एबिलिटी ऑफ मेटल टू ड्रॉ इनटू थिन वायर्स, इसी को कहते हैं डक्टिलिटी। तो मेलिबिलिटी क्या हो गया, शीट में अगर आप कन्वर्ट कर सको तो मेलिएबल वो मेटल है, और अगर उसी को वायर बना सको उसी मेटल का, जितना पतला आप वायर बना सकते हो, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी, लेकिन बिना ब्रेक हुए। ओके, तो याद रखना है कि डक्टिलिटी में कौन मेटल सबसे अच्छा है, मेलिएबल कौन मेटल ज़्यादा अच्छा है। ऑब्वियसली जो मेटल फैलेगा अच्छे से उसी का वायर भी बन जाएगा। इसका मतलब ही जो सिल्वर गोल्ड हमने जो बताया था वो मेलिएबल अच्छा है, तो वही आपका डक्टाइल भी प्रॉपर्टी उसमें अच्छी होगी। तो गोल्ड इज़ अ मोस्ट डक्टाइल मेटल, याद रखना है। क्यों, इसकी एक प्रॉपर्टी है, एक फैक्ट है कि अ वायर ऑफ लगभग 2 किलोमीटर लेंथ इससे ड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन कितने गोल्ड से, ये भी तो ऐसा तो नहीं 1 किलो से, तो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। ओके, तो इसका रीज़न अगर बोला जाए, पेपर में आ जाए, कैसे राइट करोगे, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। जो मेटल्स होते हैं उनको अलग अलग शेप में हमारी जैसी ज़रूरत होती है, अलग अलग शेप में हम कर सकते हैं। आप देखो आजकल मेटल से क्या क्या हम आगे बनाते हो, जैसे रेल की पटरी से लेके हर चीज़ हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें हैं, कंटेनर से लेके। अगर सपोज दैट हम जब उसे एक अलग शेप में कन्वर्ट कर रहे हो और वो मेटल ना हो, ब्रेक हो जाए, मलिएबल ना हो, डक्टाइल ना हो, तो फिर नहीं कर सकते हैं। तो कितना ज़्यादा इन दो टर्म का यूज है, समझ में तो आ रहा है ना। इसी तरह से यहाँ पर अब चेक किया जा रहा है कि मेटल जो है वो हीट का कितना अच्छा कंडक्टर है या फिर हीट का कितना पुअर कंडक्टर है। इसके लिए क्या किया जाएगा, एल्युमिनियम या फिर कॉपर वायर, एक्टिविटी 3.5 में आप देखोगे एल्युमिनियम या कॉपर वायर को किसी स्टैंड से हम लोग सस्पेंड कर देंगे। उसके बाद उसी एक एक कोने पर हम लोग हीट देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और दूसरे कोने पर किसी वैक्स से पिन को या नेल को, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में नेल, चिपका देंगे। अगर हम एक कोने पर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और दूसरे कोने पर ये पिघल के अगर नीचे गिर जाए, इसका मतलब बहुत ही जल्दी, अब वो टाइम ड्यूरेशन होता है, किस मेटल में जल्दी पास हो रहा है, किस मेटल में लेट से पास हो रहा है, उसी के आधार पे हम लोग बेस्ट कंडक्टर बोलते हैं ऑफ हीट और पुअर कंडक्टर बोलते हैं ऑफ हीट। तो ये भी याद रखना है कि मेटल्स जितने भी होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो होते हैं। गुड कंडक्टर मतलब ठीक है, उसमें हीट जो है पास तो होगी। दूसरी चीज़, जब ये हार्ड थे, हाई मेल्टिंग पॉइंट, आप देखो ना, ये सब कैसे याद रखना है कि भाई इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेटल जो होते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, कैसे याद रखेंगे, अभी भी बताया, मेटल जो हार्ड होते हैं, हार्ड होंगे, कट नहीं होंगे, इसका मतलब इनके जो मॉलिक्यूल हैं वो बहुत पास होंगे, ठीक है। और पास अगर हैं तो इनको ब्रेक करने में, मेल्टिंग पॉइंट मतलब उसको पिघलाना, मतलब इनको दूर करना, तभी तो मेल्ट होंगे, सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे। दूर करने के लिए जो चीज़ें बहुत पास हैं उनको ब्रेक करने के लिए, दूर करने के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर होगी। जब एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर होगी हम लोग बोलेंगे हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो दूसरी चीज़, गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो है ही है, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट इसलिए है क्योंकि भाई पास हैं, एक के पास एनर्जी जैसे जाती, हीट जाती है, दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता है, फिर ये तीसरे को ट्रांसफ़र करता है, तो बहुत जल्दी ये गर्म हो जाता है, बिकॉज ऑफ सारे मॉलिक्यूल्स में बहुत पास होते हैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर थ्योरी से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट फैक्ट याद रखना है, ये नोट डाउन करो, सिल्वर एंड कॉपर। ओके, लेकिन यहीं पर दो ऐसे हैं, एक लेड और एक मरकरी, जो कि इनके कंपेयर में पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। यहीं पर एक बात और बता दूं, अगर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट बोला जाए तो सिल्वर बोला जाएगा। ओके, बाकी गुड कंडक्टर में आएगा तो कॉपर, क्योंकि कॉपर हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। सिल्वर क्यों नहीं यूज करते हैं अपने वायर में, क्योंकि सिल्वर एक्सपेंसिव होता है, कॉस्टली होता है। और लेड, अगर पुअर कंडक्टर आए तो हमेशा लेड देंगे, क्यों, मरकरी एट रूम टेम्परेचर क्या होता है, लिक्विड होता है। तो एक ऐसा मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है वो मरकरी, ये याद रखना है। अब देखें आगे, अभी तो हीट को हमने चेक कर लिया, इसी तरह ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम को स्टडी करके आप देखोगे, इस डायग्राम की हेल्प से हम लोग ये चेक करते हैं जो मेटल्स के जो वायर होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ से चेक करने के बाद ऐसा
कुछ एक अरेंजमेंट करते हैं, वायर लगाते हैं मेटल का और इधर बल्ब देते हैं, इधर बैटरी देते हैं, तो देखते हैं कि ये बल्ब जलना स्टार्ट हो जाता है, ग्लो करना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इसीलिए यही रीज़न है, जब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है इसलिए वायर के ऊपर हम लोग किसी न किसी चीज़ से रैप कर देते हैं वायर को, ठीक है, क्योंकि उसमें से अगर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो अगर इलेक्ट्रिक पास हो रही है तो हम लोगों को कहीं हार्म ना कर दे। ओके, इसीलिए दूसरी चीज़, जो घरों में जो वायर होते हैं उस पर एक कोटिंग होती है, तो कभी कभी अगर पीवीसी, पॉली, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड आ जाए ऐसे नाम तो क्या दोगे कि ये हमारे होम जो हाउस वायर होते हैं उनके चारों तरफ ये रैप करने के काम में आता है, ये फिर या फिर कोटिंग करने के काम में आता है। कैसा होता है ये, तो रबर लाइक मेटल होता है, बिल्कुल जैसा कि अपने घरों में होते हैं। इसके बाद देखा जाए कि क्या मेटल को बीट करने के बाद साउंड भी क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है, तो देखा जाए बिल्कुल सही। जब हम इस पर स्ट्राइक करते हैं एक हार्ड सरफेस पर तो एक साउंड समझ में आता है, इसलिए बोलेंगे मेटल कैसे होते हैं, हमें साउंड देते हैं, इन्हें सोनोरस बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई। फिर इसी तरह बहुत सारे प्रॉपर्टी को, अभी ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है, अभी तक मैंने रिएक्शन बिल्कुल नहीं कराया, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में इसी तरह नॉन मेटल, इसी के अपोजिट नॉन मेटल में देखोगे ज़्यादातर ये भी याद रखना है, नॉन मेटल कैसे कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, गैसेस होते हैं, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है। तो यहीं से एक फैक्ट और कि ऐसा नॉन मेटल आप बताइए जो लिक्विड है, तो ब्रोमीन है, और ऐसा मेटल बताइए जो लिक्विड है, मरकरी है। ओके, फिर यहाँ पर भी सैंपल कुछ कलेक्ट करने, जैसे मेटल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कलेक्ट कर रहे थे, उसकी प्रॉपर्टी ऐसे ही बहुत सारे सैंपल को कलेक्ट करने हैं, फिर उसको ऑब्जर्व करना है, फिर देखना है हीट पास हो रहा है या फिर कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेम है, तो उसी प्रॉपर्टी के आधार पे बोल देंगे ये नॉन मेटल है, ठीक है। तो बहुत सारे वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट अकॉर्डिंग टू, अब यहाँ पर यही बात आ रही है सामने कि फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे हम लोग सबको एक ग्रुप में नहीं कर सकते, क्योंकि कोई कहीं कहीं जैसे ये नहीं, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सब बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं फिजिकल में, तो कहीं कहीं किसी किसी एलिमेंट में मेलिएबल है लेकिन डक्टाइल नहीं है, कहीं कहीं वो सोनोरस है तो मेलिएबल नहीं है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी पे हम बहुत अच्छे से स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग उनको मेटल और नॉन मेटल कहना बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शन आ जा रहे हैं, इस पर फॉलो हो रहा है, इस पर नहीं हो रहा है। इसलिए अब हम आते हैं, जैसे आप देखोगे वो एक्सेप्शंस, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्करी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। दूसरी चीज़, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन वहीं पर मेटल कुछ देखो, बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। बात समझ आई? अब ये दो मेटल्स विल मेल्ट, अगर आप इन्हें अगर अपने पाम में रख लेते हो, मतलब हथेली पर रखने के बाद अगर गैलियम को आपने, जैसे नहीं बर्फ़ का टुकड़ा लेते हैं हाथ पर तो वो पिघल जाता है, ऐसे ही आप गैलियम और सीजियम को हाथ में लोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। आयोडीन एक नॉन मेटल है, पता है ना, लेकिन ये लसरस है। अब बताओ कैसे फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि ये मेटल है, नॉन मेटल है, क्योंकि लसरस किसी प्रॉपर्टी होती है मेटल की। कार्बन भी एक नॉन मेटल है, ये याद रखना है, कार्बन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं और इसी फॉर्म को बोलते हम लोग एलोट्रॉप। तो अगर बोला जाए कार्बन के एलोट्रॉप बताओ, तुरंत माइंड में आना चाहिए कि कार्बन के बहुत सारे फॉर्म्स, जैसे डायमंड, वो भी कार्बन का एक फॉर्म है, तो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। बोला जा रहा है कि नेचर में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट है, तो सब कुछ हाई होगा, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा और वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। उसके बाद ग्रेफाइट एक अदर एलोट्रॉप है ऑफ कार्बन का, इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, याद रखना है। इसके बाद जैसे एल्कली मेटल, पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट जिसे अर्थ मेटल बोलते हैं, एल्कली मेटल को। एल्कली मेटल दो टाइप के होते हैं, एक तो अर्थ एल्कली मेटल जो अर्थ के अंदर पाए जाते हैं, एक एल्कली मेटल जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सॉफ्ट होते हैं, इसका मतलब इन्हें आसानी से हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं। अगर कट कर सकते हैं इसका मतलब इनकी डेंसिटी क्या होगी, लो होगी, तभी तो, क्योंकि दूर दूर होंगे उनके पार्टिकल, और लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक। अब यहाँ पर
है एक्टिविटी आपका 3.8। इसमें क्या है कि मैग्नीशियम के छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं और सल्फ़र के पाउडर लेने हैं। फिर मैग्नीशियम के छोटे छोटे टुकड़े को हम लोग बर्न करते हैं, जलाते हैं। फिर उसके वो जो भी जलाने के बाद जो उसका राख जो बचता है उसे हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। डिज़ोल्व करने के बाद हम लोग ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर से चेक करेंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक। ठीक है, चेक करने के बाद फिर से जो सल्फ़र का पाउडर हमने लिया था उसको एक टेस्ट ट्यूब में रख कर उसे जलाते हैं, मतलब गर्म करते हैं। तो उसमें से कुछ फ्यूम्स निकलते हैं, धुएँ निकलते हैं। उस धुएँ में उस ट्यूब में जो है करके थोड़ा सा वाटर ऐड करते हैं। फिर चेक करते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक। ये एक्टिविटी बस यही कहती है। तो इससे क्या समझ में आता है, क्योंकि पहले हमने वाटर मिक्स किया, मतलब जो नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, मतलब नॉन मेटल प्लस वाटर। अब यहीं से रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं, यहीं से अब एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। नॉन मेटल कहीं हो और प्लस वाटर हो H2O, तो रिएक्शन क्या देगा, उस नॉन मेटल के साथ ऑक्साइड ऐड कर दो। ठीक है, और वो कैसा होगा, एसिडिक। और नॉन मेटल्स, फिर एक बार हमने फ्यूम्स में ऐड किया था, तो नॉन मेटल्स गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड। दूसरी तरफ जो मेटल्स की बात है, गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड, मतलब मेटल के साथ ऑक्सीजन अगर है तो बेसिक नेचर होता है, नॉन मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन है तो एसिडिक नेचर होता है। कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे एग्जांपल देने हैं, अभी ऊपर स्टडी कर चुके हो, फटाफट कमेंट बॉक्स में जाके इन सब के आंसर आपको राइट करने हैं। वीडियो को पॉज करो, फिर भी मैं बताते चलता हूँ। कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, तो मरकरी। ओके, तो कौन सा है, Hg, मरकरी। फिर कैन ईजिली कट विद नाइफ, तो सोडियम Na। फिर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, बेस्ट बोला है तो सिल्वर हम लोग यूज नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। बाकी नहीं तो गुड है कॉपर, क्योंकि कॉपर का ज़्यादातर यूज करते हैं, ये एक्सपेंसिव होता है। फिर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो बेटा ये क्या होता है, लेड। ठीक है, Pb, प्लम्बम जिसे बोलते हैं लैटिन नेम। बाकी मैलिएबल की मीनिंग राइट करनी है, डक्टाइल की मीनिंग राइट करनी है, तो पीछे से आप लोग राइट कर लोगे। फिर अब बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो देखो एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऊपर हम लोग स्टडी कर चुके हैं, कौन सा था, वो भी था नॉन मेटल का अगर ऑक्साइड होता है तो कैसा होता है, एसिडिक नेचर, और मेटल का ऑक्साइड होता है तो बेसिक नेचर। वो भी क्या है, रिएक्शन कराने के बाद हमें समझ में आया ना, तो वो एक केमिकल प्रॉपर्टी है, तो आप ऐड कर सकते हो ये भी पॉइंट। तो व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्nt इन एयर। अब बात यही आ रही है, अच्छा एयर में मेटल को बर्न करोगे, जलाओगे तो क्या होगा, जैसे मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विद कैसा, डेजलिंग वाइट फ्लेम। तो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी याद करनी है कि कौन किसके साथ कौन सा कलर दे रहा है, ये पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं ऐसे। तो मैग्नीशियम को जब हम लोग जलाते हैं एयर में, मतलब बाहर ऐसे मैग्नीशियम रखा हो, अपने आप एयर है, तो उसको हम लोग बर्न कर रहे हैं, तो बहुत ही डेजलिंग और वाइट कलर का फ्लेम निकलता है। फ्लेम मतलब समझ रहे हो ना, जैसे। फिर इसी तरह जैसे यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है कि ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। जैसे कॉपर प्लस O2। आप देखो ना, अब बात ये होती है यहाँ पर कि कैसे हम लोग याद करेंगे ये सारे रिएक्शन। याद नहीं करना है आपको, अगर वैलेंसी याद है तो बस, और इतना पता है कि मेटल ऑक्सीजन प्लस मेटल ऑक्साइड बनता है। अब देखो मेटल ले लिया, कॉपर, ये 2 वगैरह नहीं लर्न करना है। ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन O2 राइट किया जाता है। फिर दोनों का रिएक्शन करने के बाद मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल था कॉपर, तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। अब कॉपर ऑक्साइड बनने के बाद, अब कॉपर में भी क्यूप्रिक होता है और क्यूप्रस होता है। यहाँ पर कॉपर सेकंड लिखा है, मतलब Cu की +2 लेनी है और ऑक्सीजन की -2। तो देखा जाए जब ये क्रिस क्रॉस मेथड से माइंड में ही, तो इसके साइड में इसका आ जाएगा, तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो CuO। बाकी ये 2 मल्टीप्लाई इसलिए किया जाएगा कि बैलेंस किया जा रहा है। ओके, तो कॉपर ऑक्साइड, तो ऐसे से याद करेंगे। उसके बाद देखना है ये किस कलर का होता है, जब ये कंबाइन होने के बाद, जब कॉपर को एयर में हीट करते हैं तो कंबाइन होने के बाद ये याद रखना है ब्लैक ऑक्साइड होता है, ब्लैक कलर का। आप देखो ज़्यादातर इसीलिए जो सिल्वर होता है, सिल्वर जो होता है, चांदी के जो पायल होते हैं, कुछ समय के बाद जो पैर में आने के बाद फिर वो पायल काले रंग का हो जाता है। हमें ये समझ में आता है नहीं उसका पैर तो बहुत ही गंदा है, गंदे की वजह से नहीं बेटा, वो जो पायल होता है ना वो सिल्वर होता है। सिल्वर रिएक्टिव होता है,
रिएक्टिव मेटल है और एयर से रिएक्शन करने के बाद सिल्वर ऑक्साइड बनाता है। और सिल्वर ऑक्साइड कैसा होगा? मेटल का ऑक्साइड, ब्लैक। ये देखो ब्लैक ऑक्साइड तो काले रंग का हो जाता है। यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना सब कुछ। सिमिलरली इसी तरह एल्युमिनियम फॉर्म्स एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। ये देखो आप, ठीक है, एल्युमिनियम का +3 होता है, इसका ये, तो ये Al2 बन जाएगा इधर और इधर बन जाएगा 3। ओके, फिर इसी तरह फिर भी कैसे कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद, अब जब कॉपर ऑक्साइड बन गया इसका रिएक्शन किसी और से हम लोग कराते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से। फिर देखेंगे जो मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के। अब समझो बात आप, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है और जो HCl है वो एसिड है, तो बेस प्लस एसिड क्या बनता है? वाटर, और क्या बनता है? सॉल्ट। बात समझ में आई? इसका मतलब आपने क्या पढ़ा है कि एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, लेकिन आ जाए कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl तो क्या बनाओगे? तो ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं अपने आप, क्योंकि आपको अगर पता है कि कॉपर ऑक्साइड क्या है, मेटल है कॉपर, तो मेटल का ऑक्साइड होता है हमारा बेसिक इन नेचर और HCl तो एसिड है, तो दोनों मिला के वाटर प्लस सॉल्ट बनेंगे। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट बहुत सारे आपको तैयार करने, प्रिपेयर करने, इसी तरह पढ़ना है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे बिना लर्न किए, बिना रटे। तो यहीं तक रखते हैं, फिर